हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? हु गैव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? करेक्ट आंसर्स का हो जाएगा सी, वॉटसन एंड क्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है। यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि डीएनए क्या है। देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है डीएनए क्या है। सभी मनुष्य में और लगभग सभी जीवों में ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया। आप सभी ने अगर डीएनए कभी देखा होगा तो डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। इस तरह डबल हेलिक्स संरचना पाई जाती है किसकी? डीएनए की। और ये किसके द्वारा बताई गई है? सबसे पहले 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा ये बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है किसी को डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, तो किसे किया गया है? तो वॉटसन क्रिक, यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं वॉटसन क्रिक, और एक और नाम है जो है मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर विल्किंस का नाम पूछ लिया जाता है। एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉटसन और क्रिक के साथ किसे 1962 में मेडिकल के या चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है मॉरिस विल्किंस। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, मिलिकन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज हुई है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसकी खोज किसने की है? तो देखिए मिलिकन 1909 में, ठीक है 1909 में मिलिकन और हार्वे फ्लेचर ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मिलिकन का एक तेलपात प्रयोग है, ठीक है, तेलपात प्रयोग, शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये तेलपात प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के आवेश की इन्होंने खोज की है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज तो सही आंसर मिलिकन हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है तो सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की क्या की है? खोज की है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज पाया जाता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक भी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इक्तियोलॉजी। ठीक है, मछलियां यानी फिश और इससे रिलेटेड जो उद्योग है उसे इक्तियोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए एक हम पढ़ते हैं पिसिकल्चर। पिसिकल्चर आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मछलियां और उससे संबंधित जो उद्योग है उसका अध्ययन तो पिसिकल्चर कहलाता है, तो ये इक्तियोलॉजी कैसे हो जाता है? देखिए मछलियां और उनसे संबंधित अगर इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो इक्तियोलॉजी कहलाएगा, लेकिन जब हम मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मछली को कैसे पाला जाता है उसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? पिसिकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? ठीक है, किसमें पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गामा रेज। ठीक है, गामा किरण जो होती है उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए जो गामा रेज है ये भी पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सही आंसर क्या हो जाता है? गामा रेज। देखिए जो गामा रेज है वो फोटोन की बनी होती है। ठीक है, इन पर कोई भी आवेश या कोई भी इन पर चार्ज नहीं पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किसकी आयन, कौन सी रेज है जिसकी आयनन क्षमता
सबसे कम होती है, ठीक है, आयनन क्षमता जिसकी सबसे कम होती है तो वो कौन सी हो जाएगी, गामा किरण। क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है इसीलिए इसकी आयनन क्षमता कैसी होगी, सबसे कम होगी। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ये गामा रेज और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो देखिए कैंसर के इलाज में, ठीक है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है, गामा रेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब परमाणु विस्फोट होता है तो उससे कई सारी रेडिएशंस निकलती है, तो उनमें से निकलने वाली एक रेज में गामा रेज भी शामिल होती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें कई सारी रेज निकलती है, तो एक रेज कौन सी है जो निकलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है गामा रेज, ठीक है। अब ये जो है देखिए जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको हानि पहुंचाती है। अगर ये बॉडी में आ जाए तो जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं, उत्तक है, उन्हें ये क्या करती है, हानि पहुंचाती है। तो आपको याद रखना है भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी है, तो गामा रेज की है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। देखिए ये ऑक्सीकरण क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है लेकिन हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण और अवकरण या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी है इसी को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, वायु या एयर, ठीक है, जो ना तो एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है, मतलब ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो वायु क्या है, वायु मिश्रण है, ठीक है, वायु मिश्रण है यानी कि मिक्सचर है। अब ये मिश्रण क्या होता है, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम अनिश्चित मात्रा में, मतलब कोई निश्चित मात्रा नहीं ली है, अनिश्चित क्वांटिटी में अगर हम मिक्स करते हैं तो उसे कहा जाता है मिश्रण। लेकिन अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित क्वांटिटी में अगर मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, यौगिक कहने लगते हैं। तो यहाँ पे वायु जो है वो मिश्रण है, मतलब इसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं वो निश्चित क्वांटिटी में मिले हुए नहीं है, अनिश्चित हैं, वो कुछ ज़्यादा कुछ कम ऐसे मिले हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मिश्रण कहा गया है। क्योंकि आपको पता है कि वायु तो कई सारे गैसों का मिश्रण है, इसमें कई सारी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई सारी गैसें पाई जाती हैं और वो अलग अलग रेशियो में मिलती हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका पर्टिकुलर रेशियो, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, वाई डज द शेप ऑफ रेन ड्रॉप बिकम स्फेरिकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। देखिए बहुत पूछा जाता है, कोई भी लिक्विड होता है या द्रव होता है उसकी सरफेस में, जो उसकी सरफेस होती है उसमें कम से कम एरिया गेन करने की टेंडेंसी होती है। वो कोशिश करता है कि वो कम से कम क्षेत्रफल को गेन करे या फिर कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करे, है ना। तो ये जो एक टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी को क्या कहा गया है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। अब देखिए जैसे गोलाकार है, अगर वर्षा की बूंद तो नीचे कम से कम क्षेत्रफल रहे, इसीलिए कम से कम एरिया को ये घेरे, इसीलिए कैसी होती है, ये गोलाकार हो जाती है। तो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है द्रव में कि वो कम से कम जगह को घेरे, जिनके कारण क्या होता है, इनके सरफेस में टेंशन की स्थिति रहती है ना, इनके पृष्ठ में तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे हम देखें तो जो पतली सी सुई होती है वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही पानी पर तैर सकती है, ठीक है। साथ में जो साबुन, डिटर्जेंट होते हैं, ये जल को क्या करते हैं, जल के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, इसलिए हम कपड़े धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर दे। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है या कौन सा सबसे अधिक इलास्टिक है ना, इलास्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टील। देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा अगर प्रत्यास्थ या इलास्टिसिटी किस में है तो वो है स्टील में। हाँ, ये हमको ऐसा लगता है कि रबड़ से ही आंसर होगा, लेकिन रबड़ नहीं होता है, स्टील रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक है। देखिए इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थ क्या होता है, एक गुण होता है कि समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु है उस पर हम बाहरी बल लगा रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु पर जब बाहरी बल लगाया जाता है तो इस बाहरी फोर्स का ये क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है, और जैसे ही आप ये बल को हटा देंगे वैसे ही अपने रूप में वापस आ जाएगी।
ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए अपना शेप चेंज करती है, जैसे ही आप बाहरी बल हटा देंगे तो वैसे ही अपने शेप में वापस आ जाएगी। यही प्रत्यास्थ गुण या इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस में पाई जाती है? तो स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंसू। ठीक है, आंखों में पाई जाती है लेक्राइमल ग्रंथियां। ये क्या करती है? आंसू पैदा करती है। ये क्या करती हैं? जो आंसू होते हैं उनको नलिका के द्वारा स्त्रावित करती हैं। ठीक है, सिक्रेट करती हैं नलिका के द्वारा। ठीक है, आंसुओं के लिए ये कई बार पूछा गया है, तो ये आंखों में पाई जाती है और आंसुओं के लिए। अब इनका होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए जो हमारी आंखें हैं उन्हें गीला रखने में हेल्प करती है। अगर ये ग्रंथियां नहीं होती और आंसू नहीं बनते तो इसके कारण क्या होती है? हमारी आंखें एकदम सूखी हो जाती, जो कॉर्निया है वो सूख जाता, जिसके कारण आंखें खराब हो जाती। तो आंखों को गीला रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लेक्राइमल ग्रंथियां। ठीक है, आंसू, तो आपको याद रखना है क्या स्त्रावित करती हैं? आंसू स्त्रावित करती हैं। नेक्स्ट, सारगेसो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, शैवालों के कारण। ठीक है, एल्गी के कारण सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा है। देखिए अब सारगेसो समुद्र कहाँ पर है? तो आपने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन देखा होगा, यहीं पर जो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच प्रभावित होने वाली जो जल धारा है उसको हम क्या कहते हैं? सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। ये जो एरिया है बहुत ही शांत और स्थिर जल का एरिया है, जिसे हम सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम सारगेसो कैसे पड़ा? तो ये जो सागर है यहाँ पे सारगेसम नाम की घास पाई जाती है। ठीक है, सारगेसम नाम की यहाँ पे क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो सारगेसम है, ये जो घास है ये शैवाल होते हैं एक्चुअली में। कैसी होती है? एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी प्रेजेंट होती है समुद्र में, जिसका नाम क्या? सारगेसम के नाम से जानी जाती है। और इसी एल्गी के कारण इस समुद्र का नाम क्या पड़ा है? सारगेसो सागर पड़ा है। ये बहुत पूछा जाता है। तो ये किसके कारण? ये बायोलॉजी में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? रीजन ये है क्योंकि ये एल्गी के कारण है। यहाँ पे शैवाल हमें बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सारगेसो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? तो शैवालों या एल्गी के कारण ये नाम पड़ा है, ये आपको याद रखना है। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी आज के सवाल की। तो आपको बताना है आनुवांशिकता के जनक कौन है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।